नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा हाल, साथ ही कल के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी, और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान आज है वो है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। आशीष से हम जानेंगे आज बाजार का हाल, 50,000 तक का सेंसेक्स का सफर और एशियन पेंट्स के नतीजे हमें बताएंगे वरुण। वही बजाज ऑटो के नतीजे आएंगे कुशल, और उसके बारे में हमें बताएंगे। और कल आने वाले HDFC लाइफ और SBI के जो SBI लाइफ के नतीजों का अनुमान हमें बताएंगी देवांशी। चलिए, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आज का कारोबार बाजार का कैसा रहा जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार ने आज नया इतिहास बना दिया है। सेंसेक्स इतिहास में पहली बार 50,000 के पार पहुंचा और आज ये 50,184 के हाई को छूने में कामयाब रहा। देश के फाइनेंशियल मार्केट के इतिहास में ये एक नया माइलस्टोन है। हालांकि आखिरी वक्त में हमने देखा बाजार मुनाफा वसूली का भी शिकार हुआ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महज 10 महीने पहले 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स 25,981 तक टूटा था। इसके बाद सेंसेक्स ने यह जोरदार छलांग लगाई है और करीब दुगना हो गया है। वही FIIs और DIIs के डेटा पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1615 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1039 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आज तो बाजार ने चौंका दिया। ऐतिहासिक लेवल सेंसेक्स 50,000 का जादुई आंकड़ा पार कर गया, लेकिन आखिर में कुछ फिसल गया। आज के ऐतिहासिक दिन को कैसे देखें? भारतीय बाजारों के लिए आज एक और ऐतिहासिक दिन, लेकिन आज ऐतिहासिक दिन तो कल ही की तरह था ही, जब कल भी हाईज बने और आज भी नए रिकॉर्ड बने। लेकिन खास तौर से आज की अहमियत इसलिए कि इतिहास में पहली बार आज सेंसेक्स 50,000 के पार निकला। सुबह दमदार शुरुआत हुई भारतीय बाजारों की और 50,000 के ऊपर शुरुआत हुई और लगभग पूरा दिन भारतीय बाजार 50,000 के ऊपर टिके रहने में भी कामयाब हुए। लेकिन आखिरी 1 घंटा सवा घंटा बाजारों पर भारी पड़ा। आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी थी। ग्लोबल संकेत मिले जुले थे, कोई खास खराब नहीं, बाकी कहीं कोई और दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार 3 दिनों तक बेतहाशा तेजी होने के बाद भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से आज प्रॉफिट बुकिंग का दबाव आता हुआ दिखा। लगभग 14,750 के आसपास निफ्टी पहुंचा। बैंक निफ्टी भी 32,850 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा और सेंसेक्स भी 50,183 के आसपास हाईज बनाकर उसके बाद करेक्शन आया। तीनों ही इंडेक्स लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद लाल निशान में बंद हुए। जो कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग आई वो इसी वजह से आती दिखी कि वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन तेजी की पोजीशन थोड़ी सी जरूरत से ज़्यादा थी और बाजारों को उसी वजह से करेक्ट होना पड़ा। ग्लोबल संकेत मिले जुले थे, तो ओवरऑल एक उतार चढ़ाव भरा बड़ा सेशन देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर बाजारों में अब तक ट्रेंड बरकरार है तेजी की तरफ, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं। इंट्राडे करेक्शन बाजारों में लगातार आ रहे हैं। हर हफ्ते 1 या 2 आपको इस तरह के करेक्शन मिलते हैं, उसके बाद बाजार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में, मीडियम टर्म ट्रेंड में कहीं कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जरूर आज बाजार में देखने को मिला। लेकिन जो सुबह तेजी बनी और जो लाइफ टाइम हाई बना, उसके पीछे खास वजह यह अमेरिका में भरपूर तेजी, उसके अलावा FIs की तरफ से दमदार खरीदारी, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत, डेटा बहुत ही बेहतरीन है और सबसे बढ़िया बात है कि कंपनियों के नतीजे दमदार आते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके चलते सेंसेक्स आज पहली बार इतिहास में 50,000 के पार निकला। बिल्कुल अनिल जी, आज का दिन तो ऐतिहासिक रहा। कल के दिन के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहे और निफ्टी बैंक निफ्टी के किन अहम लेवल्स को हमें देखना चाहिए, इस पर आपसे चर्चा जारी रहेगी थोड़ी देर में। उससे पहले आज के इस नए कीर्तिमान में बाजार में कहां पर कैसी मूवमेंट रही है जरा समझते हैं। हमारे साथ बाजार पर और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा बताएं आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, बिल्कुल ऐतिहासिक दिन रहा। पहली टिक पर अगर आप देखें तो सेंसेक्स 50,000 के पार निकला और इनफैक्ट लगभग पूरे दिन ही 50,000 के ऊपरी स्तर पर कारोबार देखने को मिला।
लेकिन एक्सपायरी का दिन था, इसलिए वॉलेटिलिटी बाजार में काफी ज्यादा थी। आखिरी 1 घंटे में जोरदार ट्रेंड रिवर्सल आया और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें तो अक्रॉस इंडाइसेस आपको गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो यहां पर एक आउट परफॉर्मेंस नजर आया, लेकिन गिरावट में शुरुआती सत्र में निफ्टी बैंक ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन गिरावट में देखिए यहां पर करीब 1% की गिरावट देखने को मिली और लगातार 2 दिन गिरावट के बाद इंडिया विक्स में बढ़िया उछाल देखने को मिला। जो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है उसकी ओर नजर डाल लेते हैं। नतीजों का असर अक्रॉस आपको बाजार में देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं अच्छे ही माने जाएंगे। हैवेल्स इंडिया, इस स्टॉक पर गौर कीजिए, यहां पर नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। जोरदार उछाल दिन के दौरान यहां पर देखने को मिला और देखिए गिरते बाजार में भी अगर आप देखें तो लगभग 10% की तेजी जो है पूरे दिन कायम देखने को मिली। वर्लपूल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हैवेल्स के नतीजों का असर देखने को मिला और करीब 5 से 6% तक की तेजी इसमें देखने को मिली। इसके अलावा एक और स्पेस है जो बहुत ज्यादा बजेंगे, वो है पूरा टायर स्पेस। जेके टायर, यहां पर गौर कीजिए, लगातार 3 दिनों से शानदार मूव देखने को मिल रहा है और अक्रॉस सेक्टर अगर आप देखें जेके टायर में आज भी 9% की तेज देखने को मिली। सियाट 9%, टीवीएस चक्रा करीब 3% और अपोलो टायर्स करीब 8% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक्शन जो है भरपूर है, खासतौर पर देखिए ऑटो स्टॉक्स, यहां पर टाटा मोटर्स लगातार पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टॉक के अंदर देखा जा रहा है। आज काफी दिनों के बाद एसएमएल इशूज, यहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, 11% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली और नतीजों के बाद बजाज ऑटो यहां पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से अगर आप देखें तो बाजार में कहीं ना कहीं सुस्ती नजर आई, थोड़ी सी गिरावट का कंट्रीब्यूशन रहा। कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी और नतीजों के बाद एसेट क्वालिटी की चिंता को लेकर आप देखिए बंधन बैंक में 5% तक की गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आज दबाव ही देखने को मिला। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है, प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। और मेटल स्टॉक्स, यहां पर भी गौर कीजिए क्योंकि संकेत थोड़ी सुस्ती के थे तो इसका असर आपको मेटल स्टॉक्स पर देखने को मिला। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इस कंपनी के नतीजे आने, हिंदुस्तान जिंक नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी तरफ से देखने को मिली। सरकारी कंपनियों में भी अगर आप देखें तो हल्का सा दबाव ही नजर आया। बीएचईएल, ओएनजीसी, एनएमडीसी, सेल, यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। और अंत में जो डिफेंसिव माने जाते फार्मा स्टॉक्स, यहां पर भी देखिए हल्की सी गिरावट यहां पर भी आपको देखने को मिली। एफडीसी, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, यहां पर भी गिरावट का रुझान रहा। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा। बहुत शुक्रिया आशीष, बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए। आइए अब रुक करते हैं वीके शर्मा जी का। शर्मा जी, सेंसेक्स एट 50,000, इस ऐतिहासिक पल के हम सब आज साक्षी रहे हैं। आज के इस सेशन में सबसे पहले क्या खासियत आपको लगी, क्या अब तैयारी आगे के लिए रखें और क्या सावधानी बरतें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर हम आपके साथ हैं। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा इको आ रहा है जी। तो ये जो ऐतिहासिक मौका है, इसमें एक बात देखने लायक है कि ये 50,000 कोई वैल्यू ऐसी घबराने वाली बिल्कुल नहीं है। एक ये नंबर है, आ गया तो ये देखना चाहिए कि 1978-79 से जो प्रति वर्ष जो एवरेज रिटर्न है वो सेंसेक्स की है 16% सालाना। ये इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। और 50,000 पे अगर आप इतना खुश हो रहे हैं तो 1 लाख होगा तब कहाँ जाएंगे, और 1.5 लाख होगा तब, जब मैं समझता हूं कि दोनों आंकड़े बिल्कुल जी जी। शर्मा जी के थोड़ा सा साउंड में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, लेकिन डेफिनेटली खुश होने का मौका जरूर है। लेकिन आगे उनसे इंट्राडे और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए कहां पर अब नजर रखनी है ये जरा समझते हैं। शर्मा जी, अब आप हमारी बात सुन पा रहे होंगे जी। ये तो बाजार की बात हुई। अब फिलहाल कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखने के लिए आप सजेस्ट करेंगे? इंट्राडे का मौका कहां पर बनेगा और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए कहां पर आप आज पोजिशनल व्यू रखने के लिए कहेंगे? जी, तो अगर हम एक दिन की ट्रेडिंग की बात करें तो वर्लपूल अप्लायंसेस पूरे ही दमदार थे हैवेल्स के अच्छे नतीजों के बाद, और सभी जगह पे हमने तेजी देखी थी। तो वर्लपूल भी आज अच्छा बंद हुआ, तो 2,695 रुपए पे ये क्लोज हुआ है। मैं समझता हूं कि ये सेक्टर की तेजी अभी भी जारी रहेगी और 2,650 का आप स्टॉप लॉस रखें, और ये लेवल है जो हमने 2,800 का टारगेट दिया है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि टारगेट्स वगैरह राउंड फिगर में न रखिए, थोड़ा 2 रुपए 1 रुपए नीचे कर दीजिए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि राउंड फिगर से पहले ही मार्केट कभी हो सकता है घूम जाए। तो ये स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आप
जी, हफ्ते भर के लिए वर्लपूल तो आपने इंट्राडे के लिए सजेस्ट किया है। शर्मा जी, हफ्ते भर की खरीदारी पोजिशनल व्यू। चलिए शर्मा जी से थोड़ी देर में फिर से बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं जरा, क्योंकि आज का दिन इतना बेहद खास रहा है बाजार के लिए। सेंसेक्स के सफर पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। सेंसेक्स ने आज इंट्राडे में 50,000 का स्तर पार किया। इस ऐतिहासिक लम्हे तक पहुंचने में सेंसेक्स को कितना वक्त लगा, ये पूरी रिसर्च हम आपके लिए लेकर आए हैं। 50,000 तक सेंसेक्स का सफर समझने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी वरुण। वरुण बताएं। देखिए, सेंसेक्स की जो 50,000 की जर्नी रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। 2 जनवरी 1986 को सेंसेक्स लॉन्च हुआ। 1978-79 का बेस लिया गया था, तब 100 का बेस था और वहाँ से 1000 आने में सेंसेक्स को 4000 से ज़्यादा दिन लग गए। 1990 की जुलाई में सेंसेक्स ने पहले बार 1000 का आंकड़ा छुआ। 2006 के फरवरी में 10,000 का आंकड़ा छुआ गया। 2007 के दिसंबर में 20,000 का आंकड़ा छुआ गया, यानी कि 1-1.5 साल के अंतराल में ही 10,000 के आसपास की उछाल सेंसेक्स में देखने मिला। लेकिन वहां से 30,000 जाने में पूरे 10 साल लग गए, क्योंकि अप्रैल 2017 में 30,000 का आंकड़ा छुआ गया, जून 2019 में 40,000 और अब देखिए 50,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने छू लिया है और केवल 597 डेज लगे हैं 40,000 से 50,000 आने में। वही रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप देखें तो 1986 से अब तक करीब 88 गुना, यानी कि 8780% के आसपास के रिटर्न सेंसेक्स ने दिए हैं। और अगर इसमें आप बायबैक और डिविडेंड सब जोड़ लें तो ये करीब 120 गुना के आसपास के रिटर्न्स आते हैं। सालाना CAGR देखें तो करीब 15% के आसपास आते हैं। दशक के हिसाब से देखें तो 1990 से 2000 का जो दशक था वो सबसे अच्छा था, सबसे बेहतर रिटर्न्स वहाँ देखने मिले हैं। इसके अलावा भी 10-15% के आसपास के रिटर्न्स हर दशक में देखे गए हैं। ग्लोबल इंडेक्स के मुकाबले देखें तो सेंसेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। CAGR करीब 14.7% के आसपास का है, जबकि दुनिया के सबसे विकसित मार्केट US को अगर आप देखें तो वहाँ करीब 10-10.5% के आसपास की CAGR ग्रोथ है। तो सेंसेक्स ने ना ही केवल 50,000 का आंकड़ा छुआ, एक माइलस्टोन छुआ है आज, लेकिन रिटर्न्स के लिहाज से भी देखें तो सब मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स को इसने आउट परफॉर्म भी किया है। जी, तो सेंसेक्स का शानदार 50,000 तक का सफर आपने बताया कि कैसे कैसे पड़ावों के जरिए आगे बढ़ा है। बने रहिए वरुण हमारे साथ, क्योंकि कुछ नतीजों पर भी आपसे बातचीत कर देंगे। एशियन पेंट्स के दिसंबर तिमाही के नतीजे आए हैं, कैसे रहे हैं वरुण एशियन पेंट्स के दिसंबर तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक? देखिए, एशियन पेंट्स के नतीजे बेहतरीन रहे हैं। हर पैमाने पे कंपनी ने हमारे अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। वॉल्यूम ग्रोथ 30% की कंपनी ने डिलीवर की है। कंपनी का कहना है कि डेकोरेटिव के साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री से भी काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिली है। इंडस्ट्री जो है वहाँ से भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है, जिसके कारण वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आई है। इंटरनेशनल जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी डबल डिजिट रही है और कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज देखिए 25% बढ़े हैं और कंपनी का मार्जिन देखिए 22% से बढ़ के करीब 26% से आया है, जो कि हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। मुनाफा 1265 करोड़ पे आया है, हमारा अनुमान 980 करोड़ का था। तो भले वो मुनाफा हो, मार्जिन हो या फिर वॉल्यूम ग्रोथ हो, कंपनी के नतीजे हर पैमाने पे हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया एशियन पेंट्स के नतीजों पर भी और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका वरुण। आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी हैं हमारे साथ, हमारे खास मेहमान भी। शर्मा सर, अब कल बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन आप बताएंगे? जी, ब्रिटानिया को लेकर उपस्थित हुआ हूं और अन्य दिनों के मुकाबले आज सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस वक्त थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, तो एक ही ऑप्शन लेके चलते हैं। वो कंपनी है एक FMG स्पेस से, ब्रिटानिया, जो 3,700 की जनवरी की कॉल आप ले सकते हैं। 34 रुपए पे ये कॉल क्लोज हुई है, तो वहां पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 20 रुपए का और टारगेट रहेगा आपका 50 रुपए। तो मैं समझता हूं कि लगे हाथों जो मेरा छूट गया था वीकली, वो भी बता देता हूं स्वाति जी। ब्लू डार्ट वीकली एक वीक के लिए 4,249 का क्लोज था। 4,070 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आपका रहेगा 4,650। बीच बीच में स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहें और एक बार प्रॉफिट में आने के बाद आपको लॉस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद। चलिए अब देखते हैं कल क्या स्ट्रैटेजी रखें बाजार में। अनुज जी के पास चलते हैं। अनुज जी, अब कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा, कल क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है और संकेत बाजार को कहां से मिलेंगे और किन लेवल्स पर नजर रहे?
जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट, थोड़े से हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। 14,425, 14,475 निफ्टी पर इमीडिएटली मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 14,650, 14,675 की रेंज, जहां पर थोड़े से बाजार रुकते अटकते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी 31,800, 32,000 इस रेंज में मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 32,500, 32,700 की वो रेंज है जहां पर आपको बड़ी मुनाफा वसूली आती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल अभी तक मीडियम टर्म ट्रेंड बढ़िया है। देखते हैं ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिलते हैं। अगर अमेरिकी बाजारों से संकेत मजबूती के मिले तो कल ही बाजार बड़ी उछाल के साथ वापस रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, और अगर वहां से सुस्ती और हल्की कमजोरी के संकेत आए तो कमोबेश जो 1.5 दिन का करेक्शन आप बाजार में देखते हैं वो कल कंटिन्यू रह सकता है, और अहम सपोर्ट लेवल के आसपास से बाजार फिर घूम सकते हैं। जो निफ्टी में आप 14,350, 14,425 की रेंज को अहम सपोर्ट मान सकते हैं। बैंक निफ्टी में 31,650 से 31,800 की रेंज को अहम सपोर्ट मान सकते हैं। उन लेवल्स के आसपास शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी फिर से आती दिखेगी। लेकिन एक चीज जो साफ दिख रही है बाजार में है कि अब बाजारों में एक तरफा तेजी के बजाय थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे दोनों तरफ के ट्रेड होते दिख रहे हैं, और सेक्टोरल चर्निंग होती दिख रही है, और पूरा फोकस बाजार का अब नतीजों पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो रिजल्ट्स के लिहाज से स्टॉक्स में भरपूर एक्शन आगे भी रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए आपका। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी बहुत स्वागत है। कल कहां पर स्ट्रैटेजी बनाएं? हाय, गुड इवनिंग। देखिए, कल के ऑप्शन में स्ट्रेटेजी में मेरे पास 2 कॉल है, जिसमें पहला स्टॉक है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि कल एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। आज भी स्टॉक में लोअर लेवल से रिबाउंड आया और कुछ मार्केट के फॉल के साथ इसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो ये स्टॉक स्ट्रांग है। तो HUL के अंदर 2380 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, 35 से 40 रुपए के बीच में। 20 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 60 से 70 रुपए के 1 से 2 दिन के अंदर। तो पहला स्टॉक होगा HUL। और जो दूसरा स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है वो है ऑटो सेक्टर में आइशर मोटर। आइशर मोटर के अंदर 2950 का कॉल 50-55 के बीच में लेने का सलाह रहेगा। आइशर मोटर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 30 रुपए का इस 2950 के कॉल के अंदर स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 80 से 90 रुपए तक के। 1 से 2 दिन में टारगेट अचीव होने का पॉसिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ शामिल होने के लिए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अब शो के अंत में शर्मा जी, लंबी अवधि की खरीदारी कहां पर करें? जी, लंबी अवधि की खरीदारी के लिए मैं एक जो स्टॉक अभी सजेस्ट कर रहा हूँ वो है और ये जीरो डेट कंपनी है। और ये कोई भी आप ले लीजिए, इंडिया तो डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड की, तो इसका जो एक्यूट जो थेरेपीज हैं उनके अंदर ये है। तो डायबिटीज के अंदर भले ओरल हो या कॉमन है। आप आम आदमी सनोफी का नाम तो शायद टॉप ऑफ द माइंड नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं कॉम्बीफ्लैम की बात करूं, या स्किन के लिए सोफ्रामाइसिन की बात करूं, या फिर एलर्जी के लिए एलेग्रा की बात करूं, तो ये सब ब्रांड ऐसे हैं जो इस कंपनी के हैं। ये क्यों रिकमेंड कर रहे हैं कि आगे चलते हुए ये इन्होंने एक कंपनी बेची है, जो इनका अंकलेश्वर में प्लांट था। कंपनी ने एक प्लांट बेचा है जो एसेंशियली एक्सपोर्ट के लिए दवाइयां बनाता था। अब एक्सपोर्ट इस कंपनी के लिए 30% है, उतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना डोमेस्टिक मार्केट है। तो ये कंपनी ये बेचने के बाद अभी जो 70% डोमेस्टिक 30% एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और 21 तक ये हो जाएगा करीब मैं समझता हूँ कि 17%, और डोमेस्टिक बढ़ जाएगा 83% तक। तो इसके चलते हुए सेल्स के अंदर हम उतनी वृद्धि नहीं देखेंगे, करीब 3.5% की सालाना वृद्धि रहेगी 19-23 तक। लेकिन इनके जो नेट प्रॉफिट है उनके अंदर बड़ी अच्छी वृद्धि होगी, 18.5% सालाना। तो ये एक ऐसा स्टॉक है, ऑल्दो हमने अगले 2 क्वार्टर्स के लिए इसका टारगेट दिया है 9,460, और करंट भाव है इसका 8,449। आप 8,050 तक का भी इसको एवरेज कर सकते हैं। तो आपको अगले 6 महीने के अंदर ये करीब एब्सोल्यूट टर्म्स में 12%, और अगर आप एवरेज करते हैं तो आपके वेटेड एवरेज पे करीब 14.7% के रिटर्न मिलने की संभावना है। और ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप साल दर साल भी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।
लंबी अवधि की खरीदारी सनोफी में करने की सलाह आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया सर, आप शो में शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए इस शो में बस इतना ही। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस।